नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते इस बार ईद की नमाज मस्जिदों की बजाय घरों से ही अदा की गई। माह रमजान के 30 रोजे रविवार को पूरे हो गए। इसके साथ ही ईद का चांद नजर आने के बाद सोमवार को जिला मुख्यालय पर ईद उल फितर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के कारण ईदगाहों में ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई। हकीकतमंदों ने सोमवार को घरों में ही नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ और खैर मांगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते इस बार ईद हर साल से कुछ अलग तरह से मनाई गई है। ईद की नमाज घरों में मनाई गई, लेकिन लोग एक दूसरे से मिलकर ईद की मुबारकबाद नहीं दे पाए। ईद की नमाज के बाद हकीकतमंदों ने कोरोना वायरस से निजात दिलाने की दुआएं मांगी। इमाम मोहम्मद अली ने बताया कि मस्जिदों में रविवार रात को ही घोषणा कर दी गई थी कि कोरोना के मद्देनजर इस बार मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि रमजान के महीने में रोजे रखने पर अल्लाह की ओर से उसके बंदों को इनाम के तौर पर ईद उल फितर का त्योहार दिया गया है। इस बार लॉकडाउन है और धार्मिक स्थलों में जाने पर पाबंदी है। ऐसे में ईदगाह और चुनिंदा मस्जिदों में सांकेतिक तौर पर ईद की नमाज पढ़ी गई। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के चलते गले मिलकर बधाई देने पर भी पाबंदी रही। वतन अजीज के हर नागरिक को आज के इस अजीम दिन की खुशी में मैं तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह रमज़ान को जिन्होंने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तरावी सहरी अपने घरों में अदा किए, बतौर इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने उन रोज़ेदारों को ये दिन अता फरमाया है। और कोविड-19 के मद्देनज़र, कोरोना वबा के मद्देनज़र हमारी हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी किया था, धारा 144, और उसी को मद्देनज़र हमने तमाम मस्जिदों में और पढ़ने वाली जगहों में ये ऐलान किया था कि कोई भी भाई मस्जिद के अंदर जमा ना हो। तो इसी तरह हमने भी अपनी जामा मस्जिद के अंदर, पुरानी सब्ज़ी मंडी के अंदर ऐलान किया, ईदगाह में ऐलान किया। उसी के मुताबिक तमाम अहले शहर वालों ने अपने अपने घरों के अंदर ही नमाज अदा की और फिर बड़ी खुशी के साथ में लोगों ने दूर से खड़े होकर लोगों को मुबारकबाद पेश की। दोस्तों, जैसा कि ईद का पर्व हमारे यहाँ पर गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे करके, हाथ मिला करके, मुसाफा करके जैसे मनाया जाता था, तो आज राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने ईद का सेलिब्रेशन किया है। हमारे जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद साहब ने जो हमारे रात को ऐलान में बताया, उसी अनुसार हमारे राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, हमारे ज़िला कलेक्टर साहब की गाइडलाइन के अनुसार हमने आज के इस पर्व को उसी अंदाज से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपने घरों में नमाज पढ़ के अल्लाह की इबादत की है। दोस्तों, हम सभी पूरे मुल्क की आवाम हिफाजत ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक से आज हमने हमारे नमाज़े ईद के दौरान ये दुआएं की कि अल्लाह पूरे दुनिया से ये जो कोरोना वायरस का बवाल चल रहा है, अल्लाह इसे जल्द ख़त्म करे और अमन व चैन और शांति कायम करे। कोई खुशी के बज़्म न सजाई जाएगी, कोई खुशी की बज़्म न सजाई जाएगी, अब की दफ़ा ना ईद हमसे मनाई जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो हम पे तंज कसते हैं, उनके लिए मैं कुछ दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो और लोग होंगे जो छीन लेते हैं फूलों का सबा, वो और लोग होंगे जो छीन लेते हैं फूलों का सबा। हमने तो गुलशन की तहफ़्फ़ुज़ की, मतलब तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है, हमने तो गुलशन के हिफाजत की कसम खाई। तीसरा जो है वो उन लोगों के लिए है जो भूखलों से लोग मर रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि मस्जिद की बात कर, ना सिवालों की बात कर। मस्जिद की बात कर, ना सिवालों की बात कर। खाली सिकम पड़े हैं, सिकम कहते हैं पेट को, खाली सिकम पड़े हैं निवालों की बात कर। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जो लोग ईद के त्यौहार पे अपने बच्चों को ईदी देते हैं, देखो हज, ज़कात और फितरा वो तो फ़कीरों का हक़ है, गरीबों मिस्किनों का हक़ है। ईदी जो हम देते हैं अपने बच्चों को, तो उन लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि अब की दफ़ा ईदी में से कुछ हिस्सा काट के उन लोगों, उन गरीबों को दें जिनके घर में रोटियां नहीं बनती। अपने अड़ोस पड़ोस में तकाएं। ईद के माने हैं खुशी, खुशी के मनाने का तो तरीका भी नहीं रहा।
क्योंकि हर तरफ जो बर्बादी मची हुई है, कोरोना की बर्बादी मची हुई है, हाय तौबा मची हुई है। और इनके कहे अनुसार इन्होंने हमें इस तरह का ऐलान किया कि भी मस्जिदों में जो नमाज ईद की नमाज नहीं होगी तो सोशल डिस्टेंस जो है उसका दूरी का हिसाब रखे हो, उस हिसाब से हमने नमाज घरों में अदा की है और अमन की दुआ मांगी है। अल्लाह से दुआ की है कि ये जो वबा फैली हुई है सारी दुनिया में, अल्लाह उससे हमें निजात दिलाए और हमारा वतन खुशहाल रहे, हर आदमी खुशहाल रहे। लॉकडाउन के बीच जिले भर में फंसे प्रवासियों के लिए सोमवार को हनुमानगढ़ से बिहार के पूर्णिया के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। जिला प्रशासन की ओर से ट्रेन में सफर करने वाले प्रवासियों के लिए निःशुल्क भोजन और पानी आदि की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के दौरान फंसे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को आज रेल के जरिए उनके गंतव्य स्थान तक रवाना किया गया। जिले में अलग अलग स्थानों पर फंसे 1623 श्रमिकों और प्रवासियों की हनुमानगढ़ पूर्णिया श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए घर वापसी की गई। दोपहर करीब 1 बजे स्पेशल ट्रेन गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुई तो इसमें सवार हर प्रवासी के चेहरे पर खुशी झलकती नजर आई। ट्रेन के रवाना होने से पहले घर वापसी खुशी में किसी की आंख नम हो गई तो किसी ने घुटनों के बल बैठकर बटनेर की धरा को नमन किया। घर लौटने की खुशी प्रवासियों के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। प्रवासियों ने राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है जो हमारी दिक्कतों को समझा और घर वापसी करवाई। जिला कलेक्टर व एसपी सहित अन्य अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन में सवार प्रवासियों के बच्चों को चॉकलेट टॉफी देकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। ऐसे में जिला प्रशासन और प्रवासियों के लिए यह पल यादगार बन गया। इस दौरान पुलिस के जवान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते हुए नजर आए। घर वापसी से पहले सभी प्रवासियों की नजदीकी गांव सतीपुरा के सरकारी विद्यालय में मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद इन प्रवासियों को रोडवेज बसों के जरिए रेलवे स्टेशन पर लाया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से प्रवासियों के लिए खाने पीने और पानी की निःशुल्क व्यवस्था की गई। रेलवे स्टेशन पर एंट्री से पहले यात्रियों के सामान को सैनिटाइज किया गया। राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डूडी, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कसीजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, उपखंड अधिकारी कपिल यादव, पुलिस उप अधीक्षक अंतर सिंह चौरान, नारायण सिंह भाटी, जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, आयुक्त शैलेंद्र गोदारा, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, डीएसओ सुनील घोड़ेला व जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा सहित अन्य लोगों ने व्यवस्थाओं की देखरेख की। रेलवे पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ नागरिक सुरक्षा टीम के सदस्यों ने भी व्यवस्था बनाने में सहयोग किया। स्पेशल ट्रेन में हनुमानगढ़ ब्लॉक के कुल 744 लोग बिहार के लिए रवाना हुए। हनुमानगढ़ ब्लॉक के सभी श्रमिकों और यात्रियों की स्क्रीनिंग सतीपुरा बाईपास पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में की गई। यहाँ मेडिकल की टीम ने स्क्रीनिंग करने व टिकट इत्यादि की पूरी जानकारी देने के बाद श्रमिकों और प्रवासियों को सतीपुरा के विद्यालय से बसों के जरिए रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिराम वर्मा के नेतृत्व में टीम ने प्रवासियों को भोजन उपलब्ध करवाया। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों और प्रवासियों को उनको घर भिजवाने के लिए कुल 1623 श्रमिकों व प्रवासियों को बिहार के लिए रवाना किया गया। इनमें हनुमानगढ़ ब्लॉक के 744, पीलीबंगा से 251, संग्रिया से 182, भादरा से 171, रावतसर से 154, नोहर से 83 और टीबी से 38 श्रमिक और प्रवासी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न ब्लॉकों से बिहार जाने वाले कुल 2703 लोगों का वेरिफिकेशन करवाया गया। इनमें 1623 लोगों ने बिहार जाने की हामी भरी। खास बात यह है कि मजदूरों और प्रवासियों से टिकट का एक पैसा नहीं लिया गया। उन्हें मुफ्त में घर वापसी सरकार की ओर से करवाई गई। टिकट का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। रेलवे की ओर से प्राप्त डिमांड नोटिस के अनुसार प्रति यात्री 715 रुपए का टिकट लगेगा, यानी यात्रियों का कुल टिकट खर्च 11,44,000 रुपए का भुगतान राज्य सरकार करेगी। यह ट्रेन 27 मई को रात 8 बजे पूर्णिया जंक्शन पहुंचेगी। रास्ते में केवल दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पड़ाव होगा। हम भर्ती पर 6 महीना हो गया है, काम करते थे वहाँ पर। लॉकडाउन को किसी फंसले से दिक्कत काफ़ी हो गई थी, ट्रेन नहीं चल रही थी, घर जाना चाहते थे, खाने पीने की से थोड़ी भी दिक्कत आई। अच्छा लग रहा है सब जाते हैं, इसी में सब कर रहे हैं। अब कोई इसका भरोसा नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे। घर जाना था, इधर ही काम करते थे राजस्थान में, 2 महीने से बैठे हैं टाउन में, तो खाने पीने का भी कुछ नहीं है। अब बढ़िया लग रहा है, अब बहुत ही कम साधन है, तो भी सोचेंगे गांव जाने के बाद। अभी तो बता नहीं सकते, अभी तो यही दिल में है कि गांव जाना है। अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। राज्य सरकार के जो निर्देश थे कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाए, इसके तहत आज हनुमानगढ़ से ये पहली ट्रेन हम बिहार के लिए रवाना किए हैं। और इसकी स्वीकृति करीब 1600 लोगों की हमें मिली थी, तो 1623 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके विरुद्ध 1236 लोग आए हैं, उन सबको यहाँ से हमने अभी रवाना किया है। इसमें एसपी साहब, हमारे समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, चेयरमैन साहब नगर परिषद सभी आए हुए हैं।
और सबके सहयोग से ये काम हमने किया है। हमारे स्टाफ की अथक 3-4 दिन की जो मेहनत है वो आप सबके सामने है और सरकार का ये उद्देश्य है कि परेशानी में जो श्रमिक हैं उनको अपने गंतव्य तक आराम से पहुंचाया जाए, बसों के माध्यम से और रेल के माध्यम से। इसी के तहत ये पहली ट्रेन बिहार से आज अपन ने रवाना की है बिहार के लिए और राज्य सरकार के निर्देश पे इन सबको खाना, टिकट और पानी वगैरह की व्यवस्था निःशुल्क की गई है और उसमें हमारे ऑफिसर्स दिन रात लगे रहे हैं और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि सारे इंतजाम अच्छे हुए हैं और किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ पे नहीं हुई है। अभी हम देखेंगे, अभी ज़रूरत इसके हिसाब से मुझे लगती नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा थे। उत्तर प्रदेश के लोगों को अपन ने बीकानेर और गंगानगर ट्रेन के माध्यम से भिजवाया है और यहाँ पे बिहार के इतने ज़्यादा लोग थे। अब मेरे ख्याल से काफ़ी कम लोग बचे हैं और अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है, रजिस्ट्रेशन और बढ़ता है तो अतिरिक्त ट्रेन की भी मांग की जा सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार मंगलवार के लिए प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक कुछ इलाकों में भयंकर गर्म हवाएं चलने और पारा बढ़ने का अनुमान है। प्रदेश में पारा उबाल पर है। मौसम विभाग ने 6 संभागों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार मंगलवार के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश में सोमवार को सर्वाधिक 47.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक कुछ जगहों पर तेज गर्म हवा चलने व 48 घंटों में 3 डिग्री पारा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को हीट एक्सपोजर से बचने की सलाह दी गई है। जिला मुख्यालय पर भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। दिन भर चली लू के कारण दोपहर के समय अधिकांश लोग जूस की रेडियों और दुकानों पर ठंडे पेय पदार्थ पीते नजर आए। जिला मुख्यालय पर सूरज की आग उगलने से समूचा जिला गर्मी और लू के थपेड़ों से भट्टी की तरह दहकता रहा। सुबह से ही सड़कें तवे की भांति तपती रहीं। लू के थपेड़ों से आमजन का जीना मुहाल हो गया। वहीं दमकल विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि लू और तपती धूप से बचाव के लिए शहर में पानी का छिड़काव करवाया जाएगा। बढ़ती गर्मी के कारण खेतों में पड़ी पराली में आग लगने की भी आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में दमकल विभाग भी सतर्कता से काम कर रहा है। दमकल कर्मियों ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बाद से ही शहर में पानी के छिड़काव का काम शुरू कर दिया गया है। एक तरफ जहां कोरोना ने देश भर में हाहाकार मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई इलाके भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त होकर रह गया है। बिक्री नहीं है, बिल्कुल भी बाजार में बिल्कुल मंदा है, ग्राहक नहीं है। बाहर ही नहीं निकलती घरों से, गर्मी में आते नहीं लोग, बाहर ही नहीं आते। एक तो है पर काम ही नहीं है, क्या करें। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कोरोना के चलते बाजार में ग्राहक नहीं है, उस वजह से काम मंदे है। पिछले साल जो काम था उससे लगभग आधा काम है। तो उसके 2 रीजन समझ में आते हैं। एक तो जो है टाइमिंग बहुत शॉर्ट है, सुबह 7 बजे से लेकर जो 7 बजे का पीरियड है वो कम है काम करने के लिए, और दूसरा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बाजार में लोग कम है। पेय का जूस हर तरह से फ़ायदा करता है, ठंडा है, ये शरीर के लिए अच्छा है, एनर्जेटिक है। गर्मी में बहुत भयंकर लू हो गई है। सबसे ज़्यादा असर पशुओं पर पड़ा है, जिनको पीने के लिए ना पानी और ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है। सामाजिक संगठनों द्वारा उनको ये खाद्य सामग्री व ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, पर इतनी गर्मी के कारण अब वो बेचारे बेसहारा पशु बहुत तकलीफ में हुए। तो सड़कें अब शून्य हो जाती है। दोपहर में तो कोई रोड पे दिखता भी नहीं है और शाम में दुकानें बंद हो जाती है। जब बाहर निकलने का टाइम होता है उस टाइम दुकानें बंद हो जाती है। था पहले तो काम ऐसे खत्म थे, अब थोड़ा काम चलने लगा था, सेटिंग होने लगी थी। अब लू ने काम खराब कर दिया। जब शाम को टाइम ग्राहकों का टाइम होता है उस टाइम आगे सारी दुकानें बंद हो जाती है। 6 बजे लोग 6 बजे निकलते हैं, 6 बजे पहले निकलते नहीं। इतना गर्मी है, देखो रोड है सुनी पड़ी है, सारी है बिल्कुल है, शांत हो है बड़ा सभी लगाते नहीं है। पेट्रोल सब्जी का काम जो भी है काम सारे काम ठप हुए पड़े हैं। वाले परेशान हो रहे हैं। शाम को हमारा काम होता है, शाम को हमारी दुकानें बंद हो जाती है, उसी टाइम ग्राहकों का टाइम होता है। लू को देखते हुए ये अपने दमकल से पानी का छिड़काव करा रहे और जो आज श्रमिकों वाली जो ट्रेन जा रही है ना, उसके लिए पानी का छिड़काव कराया। वहाँ पीने का पानी दिया है। सतीपुरा स्कूल में श्रमिक रूप में उनको पानी दिया पीने के लिए और वहाँ छिड़काव करवाया। गर्मी बढ़ेगी वैसे पानी का छिड़काव कमिश्नर महोदय आदेश करेंगे, उसी हिसाब से पानी छिड़काव करवा देंगे। उसमें गर्मी ज़्यादा होने के कारण आग लग सकती है, उसके लिए हमारे पास गाड़ियाँ तैयार रहती है, 24 घंटे स्टाफ तैनात रहता है। जैसे ही हमारे को सूचना मिलती है पुलिस कंट्रोल से हमारे टेलीफोन पर आ जाती है सूचना, तो गाड़ी हम रवाना कर देते हैं तुरंत ही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपनाने की मुहिम मोबाइल सेक्टर में लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है, लेकिन स्थानीय मोबाइल दुकान संचालकों का कहना है कि बाजार से चाइनीज उत्पादों को निकालना चुनौती भरा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना के बावजूद स्वदेशी मोबाइल कंपनियों को चीनी मोबाइल कंपनियों ने खासा नुकसान पहुंचाया है, इतना कि वे अब तबाह होने की कगार पर आ गई हैं। शायोमी, ओप्पो और वीवो ने भारत की 3 सबसे बड़ी कंपनियों माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स का मार्केट शेयर हड़प लिया है। महज 1 साल में ही तीनों भारतीय कंपनियों का कारोबार 22% कम हो गया है। शायोमी जैसी चीनी कंपनियां भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत फोन के असेंबलिंग का काम भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत पैकेज की घोषणा में भी स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही थी। कोविड-19 संक्रमण की शुरुआत से ही चीन विवादों में है। ऐसे में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए चीनी उत्पादों को बढ़ावा नहीं देते हुए नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया की मुहिम पर जोर दिया गया है। इसके तहत भविष्य में भी विदेशी कंपनियां भारत में विशेष परिस्थितियों में ही काम कर पाएंगी। चाइनीज मोबाइल कंपनियों को यदि भारत में बैन कर दिया जाता है तो डिजिटल क्षेत्र में देश की चाइना पर डिपेंडेंसी कम होने की संभावना है। स्थानीय मोबाइल दुकान संचालकों का कहना है कि वर्तमान में बाजार में ज्यादातर मोबाइल कंपनियां चाइना की हैं। इनमें वन प्लस, वीवो, ओप्पो, MI आदि शामिल हैं। यदि इन कंपनीज के मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग भारत में ही की जाए तो देश में युवाओं को रोजगार मिल पाएगा और इन उत्पादों पर होने वाले मुनाफे की दर भी दुगनी हो जाएगी। मोबाइल दुकान संचालकों ने बताया कि ज्यादातर दुकानों पर चाइनीज मोबाइल एक्सेसरीज उपलब्ध है। यदि इनका उत्पादन भी स्वदेशी तरीके से शुरू हो जाए तो मोबाइल सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपनाने की मुहिम बेहद सराहनीय है, लेकिन बाजार से चाइनीज उत्पादों को निकालना बड़ी चुनौती का काम साबित होगा। जो सरकार नया सिस्टम लेके आई अभी लॉकडाउन के बाद कि हम लोग चाइना की चीज़ों को अवॉइड करेंगे और स्वदेशी जो चीज़ें अपनाने के लिए लोकल के लिए वोकल बनने के लिए प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अपील की है, लेकिन उसके अंदर अभी बहुत लंबा सफ़र हिंदुस्तान को सफ़र तय करना बाकी है, क्योंकि अभी जितना कुछ भी हमारे एक्सेसरी से लेके मोबाइल तक स्पेयर पार्ट जितना भी आ रहा है सभी हम लोग चाइना पे डिपेंड हैं, क्योंकि चाइना ही आज सबसे बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जो हमारी आज हिंदुस्तान के अंदर सभी चीज़ों की पूर्ति करता है। लेकिन अब लोकल के लिए वोकल बनना है तो हमें इस सफ़र के अंदर बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। सबसे बड़ा रेट मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा गैप आने वाला है, क्योंकि चाइना के अंदर लेबर बहुत सस्ती है और अपने यहाँ पर बहुत उसका डिफरेंस रहता है। इसीलिए सभी कंपनी जो है अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है, इंडियन कंपनियों ने भी जाकर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसीलिए लगाया क्योंकि वहाँ पर उनकी कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ती थी और इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर सरकार उसके अंदर सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहतें दे, उसके अंदर उसकी सब्सिडी दे, बहुत सारी चीज़ें सहूलियत दे अगर सरकार, तो हर कंपनी चाहेगी कि वो इंडिया में रहकर अपना प्रोडक्शन करें और लोकल के लिए वोकल बने। अगर हिंदुस्तान में जैसे मोबाइल ट्रेड की बात करूँ जो कि 100% जो भी चाइना पर डिपेंडेंसी है अभी भी हमारी, कि चाइना का सारा प्रोडक्शन आता है, चाहे वो PCB हो चाहे डिस्प्ले हो, हर किसी चीज़ पर हम चाइना के ऊपर डिपेंड है। अगर वो हिंदुस्तान में वो फैक्ट्रियां लगेंगी तो उससे देश की सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था को वो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। तो हिंदुस्तान में रोजगार बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा, जो कि आज लॉकडाउन के बाद में ऐसी पोजीशन आई है कि लोगों के पास काम नहीं है, नौकरियां जारी है, तो नौकरियां मिलेगी तो देश का पैसा एक तो देश में रहेगा और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि उससे टैक्स में भी बेनिफिट होगा। हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहेगा तो और ज़्यादा प्राइस जो होंगे फ़ोन्स के वो कम होंगे। और आज जो कि जितने भी फ़ोन्स हैं वो चाइनीज़ फ़ोन है, आज कोई भी निकाल लो, कोई भी एप्पल हो, सैमसंग हो, ओप्पो, वीवो, उनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं चाइना के साथ है। चाहे वो डिस्प्ले को लेकर हो, कोई कैमरा को लेकर हो, कोई कहीं ना कहीं बहुत ही अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार होगा, रोजगार बढ़ता रहेगा और आने वाले दिनों में जो कि हम चाइना करते हैं वो हिंदुस्तान होगा पूरे विश्व में। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज
एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सोमवार को श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय प्रांगण में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में सोमवार को माही जुनेजा व सिमरन जुनेजा के जन्म दिवस पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। बेटियों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में करीब 50 परिंदे बांधे गए। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने बताया कि गर्मी में लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का सेवन धड़ल्ले से किया जाता है। ऐसे में हमें उन बेजुबान और लाचार परिंदों की हालत पर भी गौर करना चाहिए जो पानी के लिए भटकते फिरते हैं। विश्वविद्यालय चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा ने बताया कि इन दिनों भीषण गर्मी के कारण पक्षी बेहाल हो रहे हैं। बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा वास्तविक सेवा है। गर्मी के मौसम में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी बेहाल रहते हैं। इस मौके पर माही जुनेजा तथा सिमरन जुनेजा ने बताया कि उन्होंने श्री बाबूलाल जुनेजा की प्रेरणा से अपने जन्म दिवस पर एसकेडी कैंपस में पौधारोपण किया तथा पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। इस मौके पर माही सिमरन के अलावा विश्वविद्यालय के डॉक्टर गोविंद कुमार, डॉक्टर पवन कुमार, पूजा जुनेजा, डॉक्टर राधेश्याम, सुनील बीरट, प्रेम कुमार, केसी चौधरी, मनीष कौशिक, मोजू यादव, स्वराज पाल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जुनेजा व श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन के प्रेरणा से हम लोगों ने आज मेरे जन्मदिन पे हम लोगों ने परिंदे लगाए हैं व पौधारोपण किया है, जिससे कि पौधारोपण से जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ही क्लीन रहेगा और पोल्यूशन फ्री रहेगा। और जो परिंदे हैं उनसे जो कि इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल, उनमें जो कि आज के पक्षी हैं उनको पानी मिलेगा। शहरवासियों ने टाउन थाना के नजदीक दिवंगत पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई के चित्र के समक्ष कैंडल जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई के निधन के बाद टाउन पुलिस थाना के पास शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान विष्णुदत्त बिश्नोई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर परिषद के पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि विष्णुदत्त बिश्नोई हनुमानगढ़ टाउन व संग्रिया में बतौर थानाधिकारी काम कर चुके हैं। उनकी दबंग और ईमानदारपूर्ण छवि से पूरा शहर वाकिफ है। उनके कार्यकाल में जिले में नशे के कारोबार पर एक तरह से प्रतिबंध लग गया था। जराइम पेशा लोग विष्णुदत्त बिश्नोई के नाम से खौफ खाने लगे थे। व्यक्तिगत रूप से जो लोग विष्णुदत्त बिश्नोई को जानते थे वे भली बात यह भी जानते थे कि पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और निहायत ईमानदार व्यक्तित्व थे। लेकिन आत्महत्या जैसे कदम ने उनके जानने वालों को स्तब्ध कर दिया है। लिहाजा जिलावासी विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के मामले की सीबीआई से जाँच करवाना चाहते हैं। ईमानदार अधिकारी विष्णुदत्त जी जो हनुमानगढ़ टाउन के थानाधिकारी भी रहे, राजगढ़ थानाधिकारी थे, उन्होंने कोविड-19 और अपराधियों के साथ लड़ते हुए और गलत काम नहीं करने के संकल्प के कारण उनको जो काम करना पड़ा, उसमें जो दोषी है उनके खिलाफ सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और ऐसे जाबाज अधिकारी जो हमारे कोविड-19 से लड़ रहे हैं, चाहे हेल्थ के हैं, पुलिस के हैं, सफाई कर्मचारी है, उनको सरकार प्रोत्साहन देना चाहिए। इनको 1 करोड़ की राशि और इनके परिवार को सरकारी नौकरी मिले और इन्हें पुलिस शौर्य का इनाम देना चाहिए ताकि दूसरे अधिकारियों को भी ईमानदारी से और साहस के साथ लड़ने की ताकत मिले। विष्णुदत्त जी बिश्नोई हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र में टाउन में सीआई रह चुके हैं, तो उनके व्यवहार से हम पूरे वाकिफ हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में जब जितने भी टाइम अपना समय बिताया तो कितनी व्यवस्था को सुधारू किया और नशे के प्रति जो उन्होंने अभियान छेड़ा था वो उसके लिए सारे हमारे हनुमानगढ़ की जनता वाकिफ है। तो उनके द्वारा ये कदम उठाया गया बड़ा संदिग्ध है कि घेरे में डालता है कि इतना बुज़दिल इंसान वो नहीं हो सकता। ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ी मजबूरी रही है और पता नहीं किन किन का हाथ रहा है। तो ये जांच हमेशा सीबीआई के माध्यम से पूरी इन्वेस्टिगेशन इसकी सामने आ सकती है। तो हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्रवासियों का अमर सिंह जी के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम किया गया है तो उसकी यही मांग है कि कम से कम न्याय सामने आए और वो न्याय आएगा तो सीबीआई के माध्यम से ही आएगा।
जंक्शन पुलिस ने 3 साल से अपने पुत्र से दूर रह रही मां को अदालत के आदेशों पर उसके पुत्र की कस्टडी दिलवाई। जंक्शन थाने में 4 वर्षीय बालक को माता के सुपुर्द किया गया। करीब 3 साल से बेटे से मिलने की आस में समय बिता रही मां को जब उसका पुत्र मिला तो उसके आंसू छलक उठे। जंक्शन थाने में 4 वर्षीय बालक महक को माता के सुपुर्द किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड निवासी सिमरन अरोड़ा के पति दीपक अरोड़ा की कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। उस समय उसका बेटा 9 माह का था। पति की मौत के बाद सिमरन का सास ससुर के साथ विवाद हो गया और उसे घर से अलग कर दिया गया। ससुराल वालों ने पोते को अपने पास रख लिया। सिमरन ने पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया। इस पर 19 जनवरी को न्यायालय ने फैसला सिमरन के पक्ष में सुनाते हुए दादा दादी को आदेश दिए कि वे बच्चे की कस्टडी मां को दे दें। इसके बावजूद दादा दादी ने बालक उसकी माता को नहीं सौंपा। एसपी के आदेश पर जंक्शन थाने की एसआई विशु वर्मा में एएसआई शंभुदयाल स्वामी की टीम ने बालक के दादा दादी की खोजबीन शुरू की। मोबाइल नंबरों के आधार पर तलाश कर पुलिस टीम लालगढ़ पहुंची। पुलिस ने न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस पर दादा दादी महक की कस्टडी उसकी मां को देने पर राजी हो गए। अन्य परिजनों की मौजूदगी में बालक को उसकी मां के सुपुर्द किया गया। सिमरन अरोड़ा ने इसके लिए जंक्शन पुलिस का आभार व्यक्त किया है। मेरे को 3 साल से मेरा बच्चा मिला है और मैं मेरे बच्चे को मिलके बहुत खुश हूँ और सारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। दादा दादी के पास था, दादी मर गई है, पापा भी नहीं रहे, बस माँ है वो दे नहीं रहे थे, फरार थे चाचा वगैरह बच्चे को लेके। डिपार्टमेंट ने मेरे बच्चा दिलाया और कोर्ट ने भी आदेश दिए हुए थे। कल एक परिवादिया पेश हुई थी जिसने बताया कि मेरा छोटा बच्चा है, न्यायालय से आदेश भी हो रखे हैं और मेरे जो देवर और जेठ वगैरह हैं वो बच्चे को है जो दे नहीं रहे मुझे, जिस पर उनको तलब किया गया और विशु वर्मा सब इंस्पेक्टर है, उनको जांच दी गई और आज दोनों पक्षों से बात करके और बच्चे को है जो माँ को सुपुर्द कर दिया। बच्चा बड़ा खुश नज़र आ रहा है, तो हमें भी खुशी है कि हमारे बीच में पढ़ने से और बातचीत करने से और न्यायालय के आदेशों की पालना भी हुई और माँ को अपना 1.5 साल बाद बच्चा भी मिल गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।